गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज का 9 जनवरी मंडे का दिन है आज। और आज का द हिंदू से लिए गए आर्टिकल्स का डिस्कशन और एडिटोरियल डिस्कशन हम शुरू करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि लिस्ट है पूरी 8 आर्टिकल्स की। ये सारे के सारे उतने लेंदी नहीं है, उनके बेसिक जिस्ट पे ही हम बात करेंगे। सो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मंडे है तो आर्टिकल ज्यादा होने स्वाभाविक है। बट फिर भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इन सब चीजों से घबराने का कोई लॉजिक नहीं है, जैसा मैंने समझा है अपनी लाइफ में। शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। जो पहला आर्टिकल होगा हमारा अ टाइमली हॉल, जिसमें अभी जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का हल्द्वानी के एविक्शन को लेके, उसके बारे में है। उसके बाद टेम नॉट लेम, एक आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का ही है, उस पर बात करेंगे। तीसरा है हमारा सेंसस को लेके जो डिले हो रही है। देन पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेटर्निटी, जो भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने। उसके बाद मेकिंग हेल्दी चॉइस द इजियर चॉइस, हेल्थ के बारे में एक आर्टिकल है जिसका जिस समझेंगे हम फटाफट से। और पार्टिसिपेटरी मैपिंग एक्सरसाइज का जो जो केरला का जो इशू चल रहा है, उसके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया है, उसके बारे में है। देन कैन फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप कैंपसेस इन इंडिया, एक अभी ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, फाइनल नहीं आया है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी की हमने बात पहले भी मैंने करी है अपने चैनल पे, तो ये एआई के बारे में क्या चीजें हैं, क्या समझने वाली हैं, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, अ टाइमली हॉल्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हल्द्वानी को लेके, उत्तराखंड में जो रेलवे की जमीन के ऊपर जो डिसीजन आया था कि आप लोगों को रातों रात वहां से एविक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में है। और उसके पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, ऐसा आप वहां पे जमीन को गवर्नमेंट अंडरटेक कर सकती है। और उन्होंने कहा था हैड टेकन अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द रेजिडेंट्स द पास्ट एंड पास अ स्लू ऑफ डायरेक्शन दैट वुड हैव इंटेल देयर एविक्शन विद इन अ वीक। और एक हफ्ते में उनको बाहर करने के लिए बात हुई थी, जिससे पार्लियामेंट्री फोर्सेस के साथ, ठीक है। तो उसके उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके डिसीजन को स्टे किया और ये कहा कि पहले आप रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचिए, और उसके बाद ये सब, क्योंकि रातों रात आप किसी को जो इतने वर्षों से वहां रह रहा है उसको नहीं निकाल सकते। ये आर्टिकल कह रहा है कि वहां पे उत्तराखंड में ऐसे चीजों का होना काफी समय से देखा गया है, क्योंकि वहां पर जो रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो रही थी, सिर्फ रेलवे की जमीन को लेकर के इशू नहीं है। वहां पे जो लोकल ऑक्यूपेंट्स हैं, जिन्होंने जमीनों पे कब्जा कर रखा है, और जिनका जिनका इसमें एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1977 के अंदर जिक्र भी है, वो भी एक बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ ये जो पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, वो एक पीआईएल के अगेंस्ट ही था। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि ये जमीन नजूल लैंड है। और नजूल लैंड का मतलब होता है कि उसमें आप बिना एग्रीकल्चर के अलावा कोई वहां पे एक्टिविटीज गवर्नमेंट कर सकती है, बट खरीदना, बेचना और लीज देना ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये नजूल लैंड का ये नियम है। तो ऐसा उन्होंने कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम जो वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नजूल लैंड नहीं है, सिर्फ ये एक कम्युनिकेशन हुआ था गवर्नमेंट, दैट इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है। और इसके उसको अमान्य करते हुए उन्होंने आगे की प्रोसीडिंग को फॉरवर्ड कर दिया। जैसे कि हम समझ रहे हैं, एज वन ऑफ द नजूल रूल्स इज दैट देयर कैन नॉट बी सेल और लीज, द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल क्लेम्स मेड बाय ऑक्यूपेंट्स based on purported documents for lease, sale and in some cases purchase through auction। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि नजूल लैंड का इलाका नहीं है। और क्योंकि नजूल लैंड का जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, उसका मुख्य जो जो रीजन होता है कि उसे खरीदा, बेचा और लीज नहीं किया जा सकता। उसके साथ नॉन एग्रीकल्चर काम वहां किया जा सकता है, जैसे रोड बनाना, और जैसे कि उसको वहां पर डेवलपमेंट करना, या फिर सरकार कोई भी काम कर सकती है, बट उसको लीज और खरीद बेच के नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट तो कोर्ट ने उसको डिनाई किया, उसके बारे में है। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है वहां के जो लोकल पब्लिक ऑक्यूपेंट्स है उनका भी है, जो जमीन को हथियाते रहते हैं, जिसका जिक्र हुआ है। और लोग, और इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो आर्टिकल कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई बहुत ले डाउन रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स बनाने चाहिए, कि आप जैसे किसी को जमीन से निकाला जा रहा है तो उसके लिए क्या नियम होंगे आगे उनको सेटल करने के लिए। आपने ये तो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप रातों रात नहीं निकाल सकते, पर जब भी निकालेंगे तो उसके पहले उनको कहाँ सेटल करेंगे, कहाँ बसाएंगे, इस बात को ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है।
और कुछ उसमें ऐसा पॉलिटिकल स्टंट भी है. द हल्द्वानी eviction effort has unfortunately taken communal overtones and there appears to be a clamor for the early eviction of Muslim residents की निकालने की भी बात वहां पे देखी गई. India does not have a good record on rehabilitation of those evicted from public spaces and this can presents an opportunity to Supreme Court to lay down the law on meaningful rehabilitation as well as effective prevention of encroachments. ठीक है. इसको थोड़ा सा उनको डिटेल करना चाहिए क्योंकि वहां इतने सारे वहां पे सिर्फ आज की बात तो है नहीं, बहुत लंबा जो प्रोटेस्ट चला है, तो उसके लिए ये आर्टिकल थोड़ा सा इस बात के ऊपर हमको हाईलाइट करता है, रास्ता दिखाता है. अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है टेम नॉट लेम. टेम का मतलब कंट्रोल में करें पर झूठे एक्सक्यूजेस ना दें. ये इसका आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा अपनी एक स्पेसिफिक ओपिनियन पे लिखे जाते हैं और बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका एनालिटिकल एस्पेक्ट लें और किसी भी पॉलिटिकल स्टंट पे ना पड़े, किसी एक्सट्रीम ओपिनियन पे ना जाए. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा. टेम नॉट लेम इन अ डेमोक्रेसी. इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर देती हूँ. हाँ, अब ठीक है. इन अ डेमोक्रेसी नो वन कैन ओवरलुक द कल्चरल सेंसिटिविटी. हम सबको पता है कि जल्लीकट्टू जो है कल्चरल एक्टिविटी है जहां पे जो बुल्स को यूज करके वहां पे कल्चरल एक्टिविटी तमिलनाडु के लोग परफॉर्म करते थे. और ये पोंगल पे स्पेशली लिखा हुआ है कि ये जो खेल होता था वो पोंगल के समय होता था. और इसकी जो लाइन है वो यहाँ समझिए कि कल्चरल सेंसिटिविटी को हर्ट करने वाली बात इस आर्टिकल में कही जा रही है. पोंगल एंड मेनी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु आर अलाइव विद प्रिपरेशंस फॉर जल्लीकट्टू, अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन्वॉल्विंग बुल्स. ठीक है, लेकिन कॉर्ट के जैसे कि इसको पहले भी हाईलाइट किया गया कि ये जानवरों के प्रति क्रुएलिटी है और उसको परफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए. इट इज लाइकली टू रूल ऑन द वैलिडिटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017, which does not talk of the taming of bulls while giving legal sanctions to जल्लीकट्टू. इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच का रिजल्ट आना है और 8 दिसंबर की वर्डिक्ट ओके यस अभी इसमें आया नहीं है, अभी इसको पोस्टपोन है. द कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स जजमेंट. ठीक है, अभी आया नहीं है, उसका वेट हो रहा है. लेकिन इस आर्टिकल में ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि कल्चरल सेंसिटिविटी को भी केटर करना संविधान का एक बहुत बड़ा राइट है. वो क्या कह रहा है आर्टिकल? एज द कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड वॉइड द तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट 2009 which referred to the taming of bulls. The framers of 2017 law defined Jallikattu as an event involving bulls conducted with a view to follow tradition and culture. ये जो तमिलनाडु रेगुलेशन 2009 को 9 आया था उसमें ये बात कही गई थी, उन्होंने डिक्लेयर किया था विच रिफर टू अ टेमिंग ऑफ बुल्स, मतलब उनको कंट्रोल करना, उनको टेम करना. उन जो बुल्स होते हैं बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही मैंने कहना चाहिए अग्रेसिव उनका नेचर होता है, तो उनको टेम करना एक बात उसमें बोली गई थी. द फ्रेमर्स ऑफ 2017 लॉ डिफाइंड जल्लीकट्टू एज एन इवेंट ऑफ इन्वॉल्विंग बुल्स कंडक्टेड विद अ व्यू टू फॉलो ट्रेडिशन एंड कल्चर. और इसे ट्रेडिशन कल्चर से जोड़ा गया था खेल के साथ. ठीक है, हाउ ऑन द हियरिंग petition against the latest law, और इस नियम के अगेंस्ट की हियरिंग में the court had sought to address the, और had sought लिखा है मतलब पहले की बात है, to address the question of whether Jallikattu should be granted constitutional protection as a collective cultural right against Article 29(1) and whether the 2017 law and rules perpetuate cruelty to animals or were a means to ensure the survival and well-being of the native breeds of bull. ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें इसमें हाईलाइट करने के लिए वो सोच रहे थे कि आर्टिकल 29(1) के अंडर उसको कल्चरल राइट देना चाहिए वहां के लोगों के लिए, या फिर इसको वेदर द 2017 लॉ एंड रूल्स परपेचुएट क्वालिटी देना चाहिए 2017 के रूल के अगेंस्ट जाकर के, और वेर अ मीन्स टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ द नेटिव ब्रीड्स ऑफ बुल. और क्या जो नेटिव वहां के जो बुल है, जो ये जानवर है, इनकी ब्रीड्स को सर्वाइवल के लिए नियम बनाने चाहिए. तो ये सारे एस्पेक्ट ये आर्टिकल ओपन कर रहा है हमारे साथ. इसको अभी जैसे इसकी रूलिंग आएगी उस पर क्लैरिटी आएगी. ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि जो रेस कराई जाती है जिसमें बुल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, ये आर्टिकल उसमें उठाना चाह रहा है. और उसके बाद वो लिख रहे हैं कि सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट लाइन समझने वाली ये है,
Also, the bureaucracy should sensitive, my mistake. Also, the bureaucracy should sensitize local communities to the need for the safe and smooth conduct of Jallikattu. क्योंकि इससे प्रोटेस्ट भी हुए, काफी चीजें वहां पे निकल करके आई। जब मिस जरिता का देहांत हुआ उसके बाद भी काफी उसको एक्सपीडाइट करने की बात हुई। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वहां ये सब चीजें ना हो, किसी तरीके का टॉर्चर या ऐसा कोई इंस्टेंस ना हो जहां के वहां पे लोगों को हर्ट हो या प्रोटेस्ट हो या कोई झड़प हो उस तरीके की। सो एवरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अंडरगोज चेंज ओवर टाइम इन जलीकट्टू। तो वहां के लोगों को हमें सेंसिटाइज भी करना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हेल्प करना चाहिए वहां के लोगों को सेंसिटाइज होने के लिए, कि अगर ऐसा नहीं भी होता है और जलीकट्टू को बैन ही कर दिया जाता है तो इस तरह की कोई घटना ना घटे। नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। दिस मैसेज शुड बी कन्वेड फोर्सफुली टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक का मतलब होता है रिस्क लेने वाला। किसी किसी संस्था में या किसी देश के अंदर रहने वाले लोग ही वहां के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये मैसेज लोगों में कन्वे करना चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल में जो सेंसस के बारे में है, और जो मिस्टर के नारायण उन्नी है, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। ही वाज डेप्यूटी रजिस्ट्रार जनरल एंड मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी फॉर 2011-12। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो समझने वाला है। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो सेंसस डिले हो रही है उसके काफी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं क्योंकि डिले हो रही है तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं उसकी वजह से। तो कहना क्या चाह रहे हैं? फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ डेटा समझा रहे हैं समझने लायक। Freezing of administration boundaries. Recently, this newspaper reported that the freezing of administrative boundaries that precedes the census would be done with effect of 1st July 2023. मतलब बाउंड्रीज को फ्रीज किया जाएगा। जैसा हम समझ चुके हैं कि बाउंड्रीज फ्रीज होने के 3 महीने बाद ही कोई काम शुरू हो सकता है, फेज शुरू हो सकता है सेंसस का। Such a freezing is necessary as state government are in the habit of creating new districts and तहसील्स और organizing existing ones। तो कह रहे हैं कि फ्रीजिंग जरूरी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की आदत है, आर इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो नई डिस्ट्रिक्ट और तहसील को जोड़ते रहते हैं, और जिससे सेंसस को सही तरह अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए फ्रीजिंग करनी जरूरी है। If such changes happen during a census, there would be chaos in the field as to who should oversee such as area and a likelihood of some areas being left out of the census। तो ये कह रहे हैं कि इस केस में क्या है कि अगर उनको फील्ड को जो उनकी बाउंड्रीज को फ्रीज नहीं किया जाएगा तो केओस क्रिएट हो जाएगा और सेंसस के में भी इंटरप्शन हो सकता है। Who would oversee such areas like a likelihood of some areas being left out of the census। और जो एरिया सेंसस में छूट जाने का भी इश्यू क्रिएट हो सकता है अगर ये टाइम से फ्रीज नहीं किए गए। इसके साथ ही कह रहे हैं कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस लाइक अबाउट ऑफ मंथ बट were traditionally taken up in a various state at different points of the time between March and September of the year prior to the census। वो कह रहे हैं हाउस लिस्टिंग जो क्रिएट होती है about a month, operations like about a month, but were traditionally taken up in a various states at different point of between March and September। तो ये कह रहे हैं कि एक हाउस लिस्टिंग क्रिएट होती है, और आपके लिए बता दूं कि हाउस लिस्टिंग जो है जैसे एनपीआर को अपडेट करने की बात है तो वो इस हाउस लिस्टिंग से ही अपडेट होती है। सो एनपीआर को भी अपडेट करने की बात इस बार की सेंसस में है। उसके साथ साथ इस बार ऑनलाइन मोड से भी जो डिजिटल मोड है उसको भी लिया जाएगा सेंसस के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हाउस लिस्टिंग को भी 1 महीने पहले अबाउट अ मंथ, बट वो ट्रेडिशनली टेकन अप अ वेरियस स्टेट, और जो स्टेट्स होते हैं उसको अपने टाइमलाइन के हिसाब से उसको क्रिएट करना चालू करते हैं ऑफ ईयर प्रायर टू द सेंसस, सेंसस के 1 साल पहले। तो जैसा कि इसको पोस्टपोन किया जा रहा है तो कब हाउस लिस्टिंग क्रिएट होगी, कब उसको प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि हाउस लिस्टिंग की हेल्प से ही एनपीआर को अपडेट किया जा सकता है। नाउ कुछ चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं। When restrictions were imposed to contain the pandemic in 2022। अच्छा, ये जो चीजें डिले क्यों हुई? क्योंकि पैंडेमिक आ गया, और इसके चलते क्या हुआ था, जब पैंडेमिक आने के पहले पहले ही बहुत सारे स्टेट्स ने क्वेश्चनर बना लिए थे, प्रिंट कर लिए थे, मोबाइल एप्लीकेशंस को तैयार कर लिया था, और ये सारी चीजें पहले से प्रिपेयर हो गई थी हाउस लिस्टिंग के लिए। बट द पैंडेमिक इंश्योर्ड दैट द हाउस लिस्टिंग एंड कंसिक्वेंटली द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज वर पोस्टपोन्ड। सो ध्यान दीजिएगा, हाउस लिस्टिंग जो है उसके बारे में आप इसको अब एक नोट्स बना लीजिए, हाउस लिस्टिंग कैसे बनती है, एनपीआर का क्या रोल है, उसके साथ सेंसस और एनपीआर में क्या फर्क है। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि सेंसस जो है एक बहुत बड़ा
कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। उसके साथ साथ एनपीआर में वहां के सिटीजन्स को लेकर के अपडेट किया जाता है। सेंसस में कई एस्पेक्ट होते हैं, इकोनॉमिकल भी एस्पेक्ट होता है और जेंडर एस्पेक्ट होता है, कई सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। एनपीआर में सिर्फ डेमोक्रेटिक डेटा को ही अपडेट किया जाता है कि क्या कितने सिटीजन्स हैं और क्या उनकी ना कि उनका जो है बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या है। सो ये सारी चीजें एनपीआर में ऐड होती हैं। इसी वजह से एनपीआर को लेके बहस भी हो रही है और अभी उसकी फाइनल लिस्टिंग आई भी नहीं, क्योंकि सिटीजनशिप हमारे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपको पता होगा कि सीएए का फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसे कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो अभी इसको कल ही न्यूज आई थी, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। सो हाउस लिस्टिंग एनपीआर सेंसस को ध्यान में रखिएगा, प्री मेंस में क्वेश्चन जरूर क्रिएट हो सकते हैं। नाउ उसके बाद जब ये पोस्टपोन हो गया, 2 साल गुजर चुके हैं पर फिर भी उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो डेटा यूज ऑफ सेंसस डेटा को की बात करता है, जिसको हम यूज करते हैं डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के क्वांटम मतलब कैलकुलेशन के को यूज करने के लिए सेंसस का प्रयोग किया जाता है या डिटरमिन करने के लिए सेंसस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर इसको हम डिले करते जाएंगे तो हमारी जो कि यही एक तरीका है जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं इन सभी माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए और पॉपुलेशन के लिए, तो हमारी पॉलिसीज पे इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। द सेंसस एक्ट 1948 which predates the constitution provides a legal background for several activities relating to census without mentioning anything about its periodically। ध्यान दीजिएगा, सेंसस एक्ट 1948, ठीक है, ये बैकग्राउंड तो देता है कि सेंसस करानी है, इसका लीगल बैकग्राउंड तो देता है, लेकिन कब करानी है, कितने टाइम में करानी है, इसके बारे में कोई चीज नहीं कही गई आर्टिकल, ये जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर इट्स इंटेंशन ऑफ टेकिंग अ सेंसस व्हेनेवर इट मे कंसिडर, और जब वो चाहे सेंसस करा सकते हैं, इट्स नेसेसरी और डिजायरेबल सो टू डू एंड देयर अपॉन द सेंसस शैल बी टेकन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 1948 एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कब कराना है, कैसे कराना, हाँ लीगल बैकग्राउंड दिया है, तो इसकी वजह से डिले हो तो रहा है विच इज अलाउड बाय द एक्ट, बट इससे हमारे लिए इम्प्लीकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर डिले होगा तो उसके बाद क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंटली कि सेंसस अलोन कैन प्रोवाइड पॉपुलेशन डेटा फॉर एवरी विलेज एंड टाउन इन द कंट्री। सैंपल सर्विस कैन प्रोवाइड रिलायबल डेटा ऑन सोशल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ओनली एट द हायर ज्योग्राफिकल लेवल्स। उन्होंने कहा सेंसस का जो डेटा है बहुत वृहद डेटा होता है, उसके अलावा सैंपल सर्वे भी क्रिएट किए जाते हैं, जो सैंपल सर्वे से डेटा हम ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंसस एक तरह का बहुत बड़ा सैंपल सर्वे ही है, लेकिन सेंसस के डिले होने की वजह से सैंपल सर्वे कैन प्रोवाइड रिलायबल डेटा ऑन सोशल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ओनली एट अ हायर ज्योग्राफिकल लेवल। बहुत ही हायर ज्योग्राफिकल लेवल पे ही सैंपल सर्वे डेटा दे सकता है, बट सेंसस अलोन कैन प्रोवाइड पॉपुलेशन डेटा। अब इसमें समझिएगा कि सैंपल सर्वे और सेंसस में फर्क होता है। सेंसस एक पीरियोडिक असेसमेंट है एक तरीके से समझिए, और सैंपलिंग जो है पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली कंडक्ट की जाती है। सैंपल सर्वे होते हैं जो जैसे सपोज करिए एनएसओ है, अगर उसे कोई चीज पे पॉलिसी बनानी है या आंकड़े पेश करने हैं तो कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगी, तो उसके लिए वो सैंपल सर्वे का यूज करते हैं। सेंसस भी एक तरीके का सैंपल सर्वे ही है, पर वो पीरियोडिक है, तो मतलब 10 साल में एक बार होने वाली चीज है, लेकिन सैंपल सर्वे एज पर पॉलिसीज क्रिएट किए जाते हैं, तो दोनों में थोड़ा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। तो सैंपल सर्वेस कई तरह के होते हैं जो हम सभी सरकारी उद्यान इस किसी भी डेटा को पेश करने के पहले करते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि सेंसस अलोन कैन प्रोवाइड पॉपुलेशन डेटा फॉर एवरी विलेज एंड टाउन इन द कंट्री। ये तो सेंसस की बात, उसकी महत्ता ज्यादा है, लेकिन सैंपल सर्वेस कैन प्रोवाइड रिलायबल डेटा ऑन सोशल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। ध्यान दीजिएगा, जो सैंपल सर्वे है वो किस पे दे सकता है डेटा, सोशल डेटा दे सकता है और डेमोग्राफिक डेटा दे सकता है, और सेंसस क्या है, वो पूरी पॉपुलेशन, पूरे गांवों कस्बों का डेटा दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन काउंट, द सेंसस हैज आल्सो बीन प्रोवाइडिंग डेटा ऑन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउसिंग एंड एमिनिटीज। तो सेंसस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसको डिले नहीं करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। वी हैव पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल
that have been fairly accurate in the past. ठीक है, हमारे पास projections available हैं हमारी जो population के at the state level, national level. However, it is not feasible to get reliable projections at lower geographic levels such as district and cities or even small states and union territories. मतलब डेटा तो हमारे पास है लेकिन उतने feasible नहीं है, उतने reliable projections नहीं है जितना सेंसस से हो सकते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं. For answer to questions on the improvement in literacy and education levels, economic activity, migration, etc., or the impact of programs like Swachh Bharat Abhiyan, one must depend on sample survey. मतलब इस तरह की पॉलिसीज अगर आपको केटर करनी है जैसे स्वच्छ भारत अभियान तो आप सैंपल सर्वेस पे रिलाय कर सकते हैं. लेकिन कोई बड़ा अगर आपको डेटा चाहिए और गवर्नमेंट को उस पर पॉलिसी बनानी है तो आपको सेंसस के डेटा पे आप रिलाय करेंगे जो कि पोस्टपोन हो रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब वो कह रहे हैं कि इम्प्लीकेशंस में कुछ चीजें बता रहे हैं कि द सेंसस डेटा आर यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व फॉर SC/ST. ये प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइंस. In Parliament, state legislature, local bodies and government services. In case of panchayats and municipal bodies, reservation of seats for SC/STs is based on their proportion in the population. तो जो SC/ST की सीट्स को रिजर्व करने के लिए पार्लियामेंट, स्टेट में और लोकल बॉडीज में सीट्स को रिजर्व करने के लिए सेंसस डेटा का यूज होता है. इन केस ऑफ पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST एंड ST इज बेस्ड ऑन देयर प्रपोर्शन. उनके प्रपोर्शन के आधार पे मतलब जनता के प्रपोर्शन के आधार पर सीट्स रिजर्व होती हैं. अदर देन द सेंसस देयर इज नो अदर सोर्स दैट कैन प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन. ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे बात हो ही रही थी यूपी में कि ओबीसी के की सीट्स को रिजर्व करने के लिए अगर ट्रिपल टेस्ट वो नहीं कराएंगे तो वो अभी चुनाव नहीं करेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है आप करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उस पे आया. तो ध्यान दीजिए अगर सेंसस टाइम से हो जाती तो भी तो क्या इस डेटा को हम यूज कर सकते थे ओबीसी की सीट्स को रिजर्व करने के लिए? नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि SC/ST इन द पार्लियामेंट. ध्यान दीजिएगा ओबीसी का कवरेज सेंसस नहीं दे रहा है तो उस केस में क्या है, ट्रिपल टेस्ट भी तरह का सैंपल सर्वे है जिसमें वो ओबीसी के लिए सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं. क्योंकि आप ध्यान दीजिए वो कह रहे हैं ये आर्टिकल कह रहा है कि SC/ST की सीट्स को पार्लियामेंट, स्टेट और लोकल बॉडीज में कवर करने के लिए सेंसस का यूज हम कर सकते हैं. और अगर वो डिले होता रहेगा तो ये सब चीजें भी बट्टे खाते में जा सकती हैं. ठीक है, इन मेनी टाउन्स एंड इवन पंचायत दैट हैव सीन रैपिड चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन. इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में बहुत बड़ा चेंज आया है इन 2 सालों में. चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, चाहे वो रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉपुलेशन का चेंज हुआ है. हम सब जानते हैं कोविड के बाद बहुत नंबर्स में चेंजेस आए हैं. और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन की बात हो रही है, वहां के माइग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं और जो वहां पे इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है वो भी चेंज हुआ है. तो इसके लिए हमें सेंसस होना जल्दी होना जरूरी है सो दैट कि इन डेटा इन सारे चेंजेस को कवर किया जा सके. उसके साथ वो कह रहे हैं कि पैंडेमिक ने जो हमको जो बात मैं कह रही हूँ वही चीज यहाँ मेंशन है कि पैंडेमिक रिजल्टेड इन डेथ अमंग अडल्ट्स एंड एज रिलेटिवली मोर देन द चिल्ड्रन. तो इसको भी कैटर करना जरूरी है, सेंसस में चीज बाहर निकल के आ जाएगी. उसके साथ सेंसस और एनपीआर की यहाँ पे इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं. द डिसीजन टू कलेक्ट डेटा फॉर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बाय पिगी बैंकिंग ऑन द सेंसस ऑपरेशन वाज द मोस्ट डिबेटेड इशू बिफोर द सेंसस वाज पोस्टपोन. तो उन्होंने ऐसे ही कुछ डिस्कशन हुआ था, पहले एक न्यूज आई थी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को आप सेंसस के डेटा पे कवर कर सकते हैं. तो ये भी एक डिबेट वाला इशू है क्योंकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. पिगी बैंक का मतलब उसी गुल्लक के आधार पे, उसी बेसिस के आधार पे आप एनपीआर बना रहे हैं सेंसस के आधार पे, वो नहीं होना चाहिए. तभी उन्होंने कहा कि इस बार की न्यूज में था कि सेंसस और एनपीआर दोनों साथ में अपडेट किए जाएंगे. Now the census is single shot operation and there is no scope for retake. सेंसस मैंने कहा जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेंसस एक लंबा प्रोसेस है और उसका रीटेक नहीं हो सकता. The central government stated stand is that the data for the national population register would be updated during the census. ठीक है, समझ में आ गई बात. As the census has been considerably delayed, it would be advisable to separate these two and disassociate the census from political sensitive issue. ठीक है, तो एनपीआर को साथ में करने की बात है और उनको साथ में जोड़ना नहीं चाहिए, ये भी आर्टिकल कह रहा है. ठीक है, अब एक जो नटशेल में समझ लेते हैं कि the census alone can provide population data for every village and town, data for the delimitation of constituencies and for determining the quantum of reservation and validate or reject estimate. important line है. ठीक है, तो 3 आर्टिकल हमने अभी तक कवर कर लिए. पहले हमने कवर किया a timely halt.
ठीक है, उसके बाद हमने टाइम टेम नॉट लेम कवर किया जल्लीकट्टू के लिए, और तीसरा हमने सेंसस के लिए किया। अब हम समझेंगे इमेजिनिंग द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेटर्निटी। आप सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और उसकी वजह से ठीक है, वो एक उनका खुद का स्टेप है जो कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या समझना है प्री के सॉरी यूपीएससी की प्रिपरेशन से, वो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसलिए मैंने इसको चुना है। दैट इज फ्रेटर्निटी और बंधुत्व। जो प्रिंसिपल है हमारा, बंधुत्व की जो भावना है, जो ये प्रिंसिपल है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। Here it is important to underline that in the eyes of our nation's founder, fraternity was not merely a value of aspire to, but a foundational principle. मतलब जिन्होंने हमारे देश के फाउंडर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनकी निगाह में सिर्फ ये बंधुत्व एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं थी, वो ये एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल भी था। To be held by all the political forces. Hence, it was included in the preamble. तभी इसको preamble में डाला गया, as well as in the fundamental duties for our constitution. और इसको हमारे hence it was included किया गया, preamble में include किया गया, और हमारी fundamental duties में भी include किया गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा में जो ये भावना है, बंधुत्व की भावना है, वो निकल करके सामने आई है, और उसको हमें नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। द इमर्जेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। अब उसकी बात में थोड़ी चीज जो डेटा ये दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे राइटिंग से, और एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर रहा है ये आर्टिकल। Since the emergence of the modern nation state, the values of liberty, equality and fraternity have been the touchstone of all democratic projects across the world. ध्यान दीजिएगा, विश्व के हर लेवल पर जो जैसे जैसे जो मॉडर्न मतलब आधुनिक देशों का, नेशन स्टेट का इमर्जेंस हो रहा है, मतलब उभर रहे हैं देश, तो जो लिबर्टी मतलब जो आपको फ्रीनेस मिलती है उसकी वैल्यू, जो समानता का अधिकार है उसकी वैल्यू, और बंधुत्व की जो भावना है उसको सबने टच किया है। सबने कहीं ना कहीं जाकर के उसको ले करके चले हैं, उसको अपने साथ टच स्टोन का मतलब एक बड़ा जो है लेवल कनेक्ट किया है इस सब भावना ने, जिसमें लिबर्टी भी आती है, इक्वालिटी भी आती है, फ्रेटर्निटी भी आती है। ठीक है, तो आपको आजादी और समानता और बंधुत्व की जो भावनाएं हैं, ऑलमोस्ट विश्व के सभी देशों ने उसको साथ में लेकर के चले, कहीं ना कहीं टच किया है। Now, however, these values have been articulated, लेकिन समय के साथ साथ इनको आर्टिकुलेट भी किया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टैंड जहां पे आता है, चीजें अपने आप आर्टिकुलेट होनी चालू हो जाती हैं उनके पर्सपेक्टिव से। नाउ ट्रेडिशनली देयर वर टू आइडियाज ऑफ फ्रेटर्निटी। अब यहाँ पे कोई चीज जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं वो समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा कि फ्रेटर्निटी के मतलब परंपरागत तरीके से फ्रेटर्निटी या बंधुत्व के दो इन्होंने आइडियाज ढूंढे हैं, या ढूंढ के हमें बता रहे हैं। द फर्स्ट इमर्ज, जो पहला था वो जूडो क्रिश्चियंस का उनका आइडिया था। वो क्या था कि सभी अमंग मेन ओइंग टू द बिलीव दैट ऑल मेन वर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सभी व्यक्ति भगवान के बच्चे हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में निकल करके आया, और जिसमें क्या हुआ कि जिसका आधार बना हमारा मॉडर्न सिटीजनशिप, आधुनिक जो हमारी नागरिकता है, उसका आधार बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो दो चीजें उन्होंने बताई कि पहला था कि जूडो क्वेश्चन में कहा गया था कि सभी व्यक्ति भगवान के बच्चे हैं, और दूसरा जो निकल करके आया वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में निकल करके आया, जहां पे सेक्युलर आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी वाज बोर्न आउट ऑफ द क्रूसिबल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और यही हमारे जो आधुनिक सिटीजनशिप या नागरिकता का आधार भी है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सब जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के साथ साथ बंधुत्व की भावना को भी इमर्ज किया, और वो कहना चाहते थे कि नेशन बिल्डिंग में जो बंधुत्व की भावना को अगर हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे देश के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि उनके समय तक बहुत ही ज्यादा कास्टिसिज्म और ऊंच नीच की भावना का इमर्जेंस भी हो चुका था। He rightly argued that the absence of fraternity owing to caste consciousness within Hindu society was the primary reason for the colonization of India and the chief impediment in national building. तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी हिंदू सोसाइटी में जो कास्ट कॉन्शियस बिहेवियर था वो कॉलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रीजन था, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो आगे भी ऐसी ही भावना को लेकर के नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। उन्होंने और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि
इन द बुद्धा धम्मा, जो धम्म उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बुद्ध की जो प्रासंगिकता है, जो उन्होंने चीजों को शेयर किया, जो धर्म का प्रसार किया उन्होंने, उनके धर्म में धम्म एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे. ही आर्ग्यूड दैट एनी सोसाइटी which sanctioned the supremacy of one group over the other. ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से सोसाइटी में जब भी ऐसा होता है कि किसी एक ग्रुप की सुप्रीमेसी दूसरे पे बनाई जाती है, टू हैव परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट, और वो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता लेता है. द ओनली वे टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट इज टू मेक फ्रेटर्निटी यूनिवर्सली इफेक्टिव. ये बुद्ध ने भी कहा, और हम सबको पता है कि अम्बेडकर बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे, तो इसलिए इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है. सो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that India could be held together not merely by laws but by a feeling of brotherhood among the people. So अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उन्होंने बोला कि हम लॉज की या नियमों की वजह से साथ में नहीं है, हम बंधुत्व की भावना के वजह से साथ में है. If the political class failed to popularize the values of equality and fraternity among the people, India's freedom would be imperiled once again. जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा अगर ऐसी चीजें केटर नहीं होती हैं, इक्वालिटी, फर्टर्निटी केटर नहीं होता है, फ्रीडम या लिबर्टी केटर नहीं होती है, तो आगे फिर समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं. अच्छा, सत्याग्रह फॉर बंधुत्व अगेंस्ट हिंदुत्व. वो यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल टेंजेंट ले रहे हैं कि सत्याग्रह जो है बंधुत्व के लिए है अगेंस्ट, और जो हिंदुत्व के अगेंस्ट है. सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, राइट. पहला ही शब्द जो हमारे गांधी जी ने का पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने यूज किया वो था सत्याग्रह, और हिस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ एक्सट्रीम इन इक्वालिटी. हम एक एक्सट्रीम मतलब अधिक सबसे ज्यादा एक्सट्रीम एक लेवल पे जाके इन इक्वालिटी के समय में रह रहे हैं. अक्रॉस द वर्ल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इज थ्रेटन्ड बाय द पॉलिटिकल कल्चर स्पॉन्ड बाय एक्सट्रीम सोशल इकोनॉमिक पोलराइजेशन विद वन इनेबलिंग द अदर. इवन देन हम जेनोफोबिया का वर्ड होता है विदेशियों से चुनना. तो हम जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी के समय में रह रहे हैं, जहां पे पॉलिटिकल कल्चर का इतना ज्यादा इंटरवेंशन है कि इकोनॉमिक पोलराइजेशन हो गया है. क्या मतलब? वित्तीय ध्रुवीकरण हो गया है, वित्तीय ध्रुवीकरण. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम विदेशों से चुनने लग गए. वी सी जेनोफोबिया एंड रेशियल टेंशन रियर देयर अगली हेड. ठीक है, तो अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हमें सब ये जो ध्रुवीकरण की जो है, चाहे वो धार्मिक ध्रुवीकरण हो, चाहे वो वित्तीय ध्रुवीकरण हो, चाहे वो विदेशी, चाहे वो शक्ति का ध्रुवीकरण हो, उन सबसे बचना है. इन्होंने यहाँ लाइन जो कोट की है वो इंपॉर्टेंट है. इन सच अ कॉन्टेक्स्ट मिस्टर गांधी इज सेफगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी बाय रीइंट्रोड्यूसिंग द लैंग्वेज ऑफ अहिंसा, निर्भयता, समता. सो ये हमारे लिए ऐसे राइटिंग के लिए और मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. लैंग्वेज ऑफ अहिंसा, लैंग्वेज ऑफ निर्भयता, लैंग्वेज ऑफ समता एंड संवाद, डायलॉग, बातचीत, राइट. पावर शेयरिंग, बातचीत जरूरी है, लोकल बॉडी से बातचीत जरूरी है. अभी आगे और समझेंगे हम. तो उन्होंने इन सब चीज को हाईलाइट किया. इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड रीइंफोर्सिंग आवर कॉमन ह्यूमैनिटी, दिस इज नथिंग न्यू एज दे वर द वेरी प्रिंसिपल्स व्हिच गाइडेड आवर नेशन ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल. सो इन सब चीजों ने, इन सारे बेसिक पिलर्स ने हमारे देश को आजादी दिलाई, तो हमको इसको दोबारा रीइंफोर्स करना चाहिए कॉमन ह्यूमैनिटी के लिए. वही आर्टिकल राइटर कहना चाह रहे हैं. अच्छा, तो इसके बाद जो हमारी समझने वाली बात हमारे लिए क्या है कि हमें ये ऐसे राइटिंग में ये आर्टिकल हेल्प कर सकता है. मेंस राइटिंग के कुछ एस्पेक्ट जो हमारे GS1 में कवर होते हैं उसमें भी हेल्प कर सकता है. इसको आप हिंदू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, विच इज मेकिंग हेल्दी चॉइस द इजियर चॉइस. आनंद कृष्ण ने आर्टिकल लिखा है, और ये प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स के ये प्रोफेसर है. तो इनका जो इंपॉर्टेंस जरूरी है इस आर्टिकल का, ये समझना जरूरी है. इसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस बनानी चाहिए. हम ज्यादातर अनाज पे अपना जीवन गुजारते हैं, सेरल्स पे, दालों पे, अनाज पे, पर 2017-18 का जो नेशनल एनसीडी मॉनिटरिंग सर्वे है वो कहता है कि 98% ऑफ इंडियंस डू नॉट टेक एडिक्वेट फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड ओनली 59% ऑफ एडल्ट्स टू एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी. ध्यान दीजिएगा, 98% जो इंडियंस हैं वो उनको प्रॉपर फल सब्जियों का आहार नहीं मिलता या वो नहीं लेते. ठीक है, और 59% जो लोग हैं, अडल्ट हैं, वो एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए. ये डेटा बता रहा है. Now and cost consideration are simply too lazy
टू टेक द वॉक और गो टू द जिम। और जिम जाना जो कॉस्ट, एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो अभी समझेंगे ये लाइन क्या कहना चाह रहे हैं। सो वाई वी आर नॉट मेकिंग द राइट चॉइसेस, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट चॉइसेस क्यों नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम दाल चावल खा ले, एक थाली खा ले पूरी, खाने में अगर खाना है, पर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंटरग्रेट क्यों नहीं करते। ऑफन द रीजन गिवन is that the people do not pay enough importance to health and choose to eat unhealthy due to taste and cost consideration। तो कह रहे हैं कि स्वाद की वजह से और कॉस्ट कंसिडरेशन की वजह से हम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं जिम जाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए। जो हमें करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, हमको उसको चेंज करना चाहिए। सर्वे हैज शोन दैट अनहेल्दियर चॉइसेस आर अवेलेबल मोर, प्राइस लोअर एंड डिस्प्लेड मोर प्रोमिनेंटली इन ग्रोसरी स्टोर्स टू प्रमोट देयर बाइंग। वो कह रहे हैं कि सर्वे कहता है कि जो अनहेल्दी है चॉइसेस के जो खाने, चिप्स हो गए, बर्गर हो गया, फास्ट फूड हो गया, इस तरह की चीजें हैं, वो जल्दी आसानी से अवेलेबल है और प्राइस भी उनका कम है। यही नहीं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि पूरी थाली हमको खाने को मिल जाए क्योंकि उसका प्राइस 125 रुपए है, या फिर सपोज करिए 200 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। बट अगर आप कहें कि मुझे एक बोल ऑफ सलाद खानी है, एक डोंगा भर के सलाद खानी है, वो आपको 600 रुपए में मिल रही है मिनिमम, या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाएंगे तो 1800 या 1200 तक का वो होता है, या 800 लगा लीजिए। तो प्राइस वेरिएशन भी तो है। तो ये कहना चाह रहे हैं कॉस्ट वो तो इशू है ही, उसके साथ हमारी ईगरनेस भी होनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास कॉस्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी वो करना नहीं चाहते। There are two main reasons for most of us do not eat sufficient fruits। क्या कह रहे हैं, वेजिटेबल्स, कल्चरली और डाइट इज सो सेरेल पल्सेस। मतलब अब वो कह रहे हैं कि दो मुख्य कारण हैं जिसमें हम सफिशिएंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नहीं खाते। पहला है कल्चरली आवर डाइट इज सो सेरेल पल्सेस बेस्ड, क्योंकि हमारा जो कल्चरल के आधार पर हमारा जो खान पान है वो बहुत ज्यादा अनाज आधारित है, जिसमें हम दालें खाते हैं और हम सेरेल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। Due to the historical need to address undernutrition, that scope for adding these is limited. More importantly, it is an affordability issue। मतलब कि important बात तो ये भी है कि afford नहीं कर पा रहे। So our food environment is configured in a way that promotes unhealthy options and dissuades healthy choices। ठीक है, सो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट वाला इशू है और साथ साथ हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो हमें कहीं ना कहीं रोके हुए है अच्छा खाना खाने के लिए। ठीक है, सो इसके लिए हमें अपने चॉइसेस में चेंजेस लाने चाहिए और इसके लिए मल्टीपल फिक्स क्या बता रहे हैं। इंडिया इज करेंटली एक्सप्लोरिंग फ्रंट ऑफ पैक फूड। हमारे सामने एक समस्या है पैक फूड की। लेबलिंग बाय सेल्फ रेगुलेशन बाय इंडस्ट्री। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के सामने भी ये एक चुनौती नहीं है, जिस इंडस्ट्री का एक फेंका हुआ जाल है हमारे लिए। इसके पहले भी एक आर्टिकल आ चुका है जहां पे ये एक साइकिल है। अगर आप पैक फूड नहीं खाएंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे चलेंगी। तो उनको हमारे स्वास्थ्य का ख्याल नहीं, हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल स्वयं करना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन हैज नॉट रियली वर्कड ग्लोबली एंड इज जस्ट अ डिलेइंग टैक्टिक बाय द इंडस्ट्री। सो जो ये सेल्फ रेगुलेशन है ना, वो क्या है, हैज नॉट रियली वर्क ग्लोबली, पूरे विश्व में इसने काम नहीं किया, एंड इट इज जस्ट अ डिलेइंग टैक्टिक बाय द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री इसको डिले क्यों कर रही है, वो क्यों आपके लिए अच्छा खाना बना के देगी, वो क्यों कहेगी सलाद खाओ, अगर आप सलाद खाओगे तो उनका माल कैसे बिकेगा। तो ये टैक्टिक है एक तरीके से हमको इस ट्रैप में फंसाने की। ना गिवन दैट अफोर्डेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ईटिंग हेल्दी फूड्स। हाँ, अफोर्डेबल का मतलब होता है उन प्राइसेस पे अगर आपको चीजें मुहैया कराई जाए जहां पे आप जंक फूड को छोड़ के अच्छा खाना खाएं, सब्सिडाइज फ्रूट और वेजिटेबल्स अगर आपको मिले तो ये आप कर सकते हैं। अब वो देखने वाली बात है कि वो कब होगा, कैसे होगा, पर तब तक हमें हमें अपने स्वास्थ्य के साथ या तो हम खेल सकते हैं या उसको बना सकते हैं ना। कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि कमर्शियल इंटरेस्ट लाइक द फूड इंडस्ट्री आर पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब होता है अपने फायदे के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करना। तो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो इसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दे वुड अपोज इंटरवेंशंस एम्ड एट लेबलिंग और रिड्यूसिंग सॉल्ट और शुगर। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी पैकेट को उठा के देखिए, उसमें सॉल्ट और शुगर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नमक किसी चीज को सड़ने से बचाता है और शुगर का कंटेंट अगर ज्यादा कर देंगे तो डेफिनेटली आपको एनर्जी मिलती है। तो चीनी, शुगर इंडस्ट्री और नमक का जो इतना ज्यादा बड़ा मार्केट है और सबसे ज्यादा यही चीजें आपको बर्बाद करने के लिए सफिशिएंट है। ये मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आपको हाइपरटेंशन, आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, और चीनी ज्यादा खाने पे सबसे ज्यादा डायबिटीज हो रही है लोगों को आजकल। अभी हम डेटा देखेंगे भी। तो उस केस में ये कहना चाह रहे हैं, while we need to engage with the industry, we must also learn to insulate these decisions from their influence।
अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग अवेयरनेस ऑफ पीपल, तो हमें करना क्या चाहिए, जो हम स्टेक होल्डर्स हैं उनको अवेयर करना चाहिए, हमें हेल्दी चॉइसेस लेनी चाहिए। और ये सब होता चल, जो ये मार्केट चल रही है उसके साथ साथ उसके होते हुए भी preventing multiple reheating of oils, lower oil, salt, sugar used during preparation and making available small portions are some example। हम कर क्या सकते हैं, हम हीटिंग ऑयल्स को मल्टीपल, बहुत सारा तेल का यूज और बहुत बार उसको गर्म करके खाने का, जो तेल वाली चीजें हैं उन्हें कम कर सकते हैं, चीनी कम कर सकते हैं, छोटे पोर्शंस को खा सकते हैं, नमक को कम कर सकते हैं। ये हम खुद से कर सकते हैं। जब हमको खुद पता है कि पैक फूड में चीनी ज्यादा है या नमक ज्यादा है, तो हमें खुद ही साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये था हमारा हेल्थ वाला आर्टिकल आज के लिए। और आगे बढ़ते हैं केरला के उस मुद्दे पे जो बहुत दिन से जिसपे फाइट चल रही है, अ पार्टिसिपेटरी मैपिंग एक्सरसाइज। इसमें सबसे बड़ी बात इस आर्टिकल में क्या कही गई है कि अगर आपको इन सब लोकल इश्यूज पे कवर करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो आप क्या करिए, वहां के लोकल इनहैबिटेंट्स या रहने वालों को साथ में ले लीजिए, तो काम आसान हो जाएगा। तो बफर जोन मैपिंग शुड बी इंक्लूसिव, जो बफर जोन मैपिंग है ना वो इंक्लूसिव करनी चाहिए, समेकित हो, किसके द्वारा, एंड इन्वॉल्व, इंक्लूसिव हो, साथ में लेके या समाहित करे और लोगों को इन्वॉल्व करे, ये वो कहना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा डेटा इसमें दिया गया है। स्टेट ऑफ प्ले, द डिमार्केशन ऑफ अ 1 किलोमीटर बफर जोन, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का रूल आया था कि जिसको मार्क करना है 1 किलोमीटर बफर जोन अराउंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन केरला on the direction of Supreme Court has raised serious concerns in society. While the creation and maintenance of buffer zone around ecologically sensitive area are considered essential, this exercise is often beset by a paucity of reliable ground level data. तो वो कहना चाह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रूल आया था उसके बाद एक कियोस्क क्रिएट हो गया बफर जोन क्रिएट करने के लिए, और ये हुआ किस आधार पे है, आईपीसीसी की 2019 की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि हमें इम्प्रूव क्या करना है, सस्टेनेबल और लैंड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाली जो रिपोर्ट पब्लिश करी उसके लिए जरूरी है। और हम सबको पता है कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट है वो एक बड़ा ऐसा इलाका है जिसके ऊपर इकोलॉजिकल सर्वे, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को बचाने का एक प्रेशर भी है हमारे गवर्नमेंट पे। इसके साथ साथ आप, अगर आपको याद होगा, WGEEP रिपोर्ट है, गाडगिल रिपोर्ट है, उसको लेके वेस्टर्न घाट पे लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो लोगों का वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो गया, लेकिन जो अप्रोच है वो सही है। अप्रोच क्या है, आईपीसीसी की रिपोर्ट है कि हमें वहां के एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को बचाना है, सस्टेनेबल और लैंड मैनेजमेंट को ठीक करना है, जिसकी वजह से स्टेप उठाया गया। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक, केरला हैज 11,525 किलोमीटर स्क्वायर और 29.7% ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, और द कैटेगरी ऑफ डेंस एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट अराउंड 78.7% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बाद का जो इलाका है उसमें क्या होता है, प्लांटेशन होता है, उसमें क्या होता है, द एरिया ऑफ, इसकी जो ये एरिया बताया गया ना, इसके अलावा का जो एरिया है, रेस्ट ऑफ एरिया इज लॉटेड फॉर फॉरेस्ट प्लांटेशन, लीज टू अदर डिपार्टमेंट और यूज टू अकोमोडेट अदर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज। और इस एरिया को लेके कियोस क्रिएट हो रहा है। नाउ प्रोटेक्टेड कवर, फॉरेस्ट कवर 26.6% ऑफ टोटल एरिया, forest area and a 1 kilometer buffer zone is proposed around these protected forest areas. ठीक है। Now, due to the dominance of tree crops and plantation like rubber, there are technical limitations in isolating natural forest vegetation using satellite images at a finer scale. तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ये इलाका इन्होंने बताया कि 11,525 किलोमीटर इलाके को ये अलावा जो बाकी का इलाका है उसमें भी फॉरेस्ट एक्टिविटीज होती हैं, प्लांटेशन होता है, और उसमें से जो बफर जोन को कट आउट करके निकालने की समस्या है। और ड्यू टू द डोमिनेंस का मतलब, और वहां पे होता क्या क्या है, ट्री क्रॉप्स लगाई जाती हैं, प्लांटेशन होता है, रबर का प्लांटेशन होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको क्लियर तरीके से कट आउट करना मुश्किल है। तो करना क्या चाहिए, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, according to which Kerala has 21,253 kilometers square, 5.4% of the total area under forest. The difference in figures has arisen because of inclusion of plantation. और ये डिफरेंस क्यों आया है 2021 की डेटा में, क्योंकि वहां जो प्लांटेशन है, जैसे हम समझ रहे हैं कि ट्री क्रॉप्स का प्लांटेशन है, रबर का प्लांटेशन है, इसकी वजह से डेटा चेंज हो गया है। तो मिसमैच को आप एक झटके से अलग नहीं कर सकते, तो उसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए क्या करना चाहिए हमको,
The mismatch between the area under forest and area under actual natural vegetation cover was highlighted in the early 1980s. Now the forest settlement boundaries push deep into the western घाट. अब जो बाउंड्री है इस फॉरेस्ट सेटलमेंट की वेस्टर्न घाट की बाउंड्री तक जाती है, हम समझ रहे हैं. Exposing trails of wildlife movement and aggravating human-wildlife conflicts. In 2021, there were instances of 8,107 human-wildlife conflict. और क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, उनका और इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट भी वहां होता रहता है. सिर्फ एक समस्या नहीं, कई समस्याएं हैं. तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? वो कह रहे हैं कि ड्राइंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो दे रहे हैं या इसको सोल्यूशन मान के चलिए. In the present context of buffer zone mapping, the requirement is specific. Land use and asset survey are necessary of 115 panchayat bordering the protected forest. It is not possible for the government department to complete the task in a reasonable time frame. Drawing from past experiences, local panchayat and resident can be mobilized to undertake the program. अब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी पंचायत और बफर जोन को कवर करने के लिए वो टाइमलाइन कंप्लीट करे टाइम के अंदर. तो उन्हें करना क्या चाहिए? उनको लोकल पंचायत से हेल्प लेनी चाहिए, स्कूल के बच्चों से हेल्प लेनी चाहिए जो वहां के लोकल रहने वाले हैं, और उसको मैप पे टाइमलाइन मैप पे फिगर आउट करना चाहिए इन लोगों की हेल्प से, क्योंकि डेफिनेटली वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा नॉलेज है. Now, scientific institute and departments may be mandated to extend technical support. The entire database will be on digital platform and be made available to the public. So इससे क्या होगा? अगर आप वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, पहली बात तो ये कि उनको वहां का नॉलेज भी है, और प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट है मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये बच जाएगा. ठीक है, तो ये उन्होंने एक सोल्यूशन यहाँ पर दिया, और ये बेटर सोल्यूशन भी है. अगर आप देखें कि जैसे कि आजकल हर स्टेट में, अभी अभी हमने हल्द्वानी का केस देखा, केरला का हमारे साथ चल ही रहा है, उसके बाद अभी झारखंड का इशू आ रहा है जहां पे वो जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है. तो ये सब क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए, जमीन तो उतनी है, जल जंगल जमीन, वो तीन चीजों की लड़ाई है. तो अगर ये चीजें हम लोगों से लेना चाहते हैं या वहां के लोगों को समझाना चाहते हैं, तो वहां के लोगों को इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा. ये आर्टिकल इस बात को हाईलाइट कर रहा है. ठीक है, आगे की आर्टिकल की बात करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है. तो देखिए आर्टिकल क्या रहा है. यंगर डायबिटीज आर ऑन द राइज इन मोस्ट स्टेट्स. सो जैसे कि हम सबने समझा कि हमारे खाने की जो हैबिट है वो बहुत ज्यादा खराब है. हम सेरियल्स और पल्सेस को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सलाद को नहीं खाते, और ये चॉइस हमें खुद करनी पड़ेगी. तो आर्टिकल कह रहा है कि एज, जेंडर और डायबिटीज, इसको हाईलाइट कर रहा है, और कह रहा है द चार्ट्स आर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के डेटा के आधार पे. अगर हम इसको चार्ट को ही देखें, डेटा ना भी पढ़े तो भी समझ में आएगा इशू क्या है. चलिए देखते हैं. सो चार्ट 1 में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इस तरफ देखिए 0 है यहाँ पर, और यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है. कह रहे हैं कि चार्ट 1A plots that share of men aged below 35 whose random blood sugar levels were high in 1921. वर्टिकल एक्सिस में ये दिखा रहे हैं, और अगेंस्ट द इंक्रीज इन द शेयर कंपेयर 15-16 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अभी हाल का डेटा है कि 35 साल की से कम उम्र के व्यक्तियों का जो ब्लड शुगर लेवल ऊपर जा रहा है. ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो कम हो रहा है. तो अब देखिए यहाँ पर 0 से कम सिर्फ इतने लोग, ये केरला, राजस्थान और JNK के डेटा दिया हुआ है, और जबकि against the increase in the share compared to 15-16 horizontal axis, chart 1B plots the same for women aged for below 35 years. तो ये हमारा ये men के लिए है, और ये हमारा women के लिए है. इसमें इन्होंने ब्लू, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट का डेटा लिया है. डेटा को ही सच समझिए, डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से एनालाइज करने की कोशिश करिए. तो देखिए इसमें आपको देखेंगे कुछ जो स्टेट्स का नंबर है कितना बढ़ गया है. ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ. आप देखिए यहाँ पर कि JNK, राजस्थान, केरला का जो नंबर यहाँ पर आप 0 से, ये मतलब कम थे चार्ट 1A में. जो ये कह रहे हैं कि 19 और 21 का डेटा है वर्टिकल पे, 19 और 21 का डेटा वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, और 15-16 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर आप देखें, फिलहाल के लिए जो हमारे लिए खतरनाक चीजें हैं वो है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, गोवा एंड आंध्रा. ठीक है, सो ये चीजें, और फीमेल विमेन के लिए भी है त्रिपुरा,
वेस्ट बंगाल, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला। मुझे लग रहा है कि बाकी स्टेट से उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्या बाकी स्टेट में शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है? तो पर ये जो चार्ट क्या कहना चाह रहा है कि हमारे जो शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे चार्ट में दिया है कि मेन बिटवीन 15 to 54। तो अब आप ये ध्यान दीजिए, इस चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अपन कि ये जो एज ग्रुप है, ये वाला, ये 15 से 54 साल की उम्र के रैंडम ब्लड शुगर दे रहा है, ठीक है। और जो ये वाला डेटा है वो 35 साल से कम उम्र तक के लोगों के लिए दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कवरेज आप देखिए 35 तक का तो यहाँ पर कवरेज आ रहा है, और 15 से 54 मतलब रेंज कितनी ज्यादा बढ़ाई हुई है, 15 से 54 मतलब 15 साल से के लोगों को भी डायबिटीज निकल रही है। उनका डेटा देखिए मेन के लिए, ये देखिए यहां तक जा रहा है, मतलब 54 का एज रेंज भी ज्यादा है। तो पर पहला रेंज भी तो काफी कम लिया है इन्होंने, 15 से 54। तो आप देखिए, अब आप इस चार्ट से समझिए कि 35 साल के से कम लोगों का डेटा, एक इतने लोगों में, इतने स्टेट्स में शुगर स्प्रेड हो रही है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ शुगर है शायद, या सॉल्ट, या फिर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। तो हमें अपने लाइफ को बचाने के लिए हेल्दी चॉइसेस को अपनाना पड़ेगा, वही चीज उस आर्टिकल में कही गई थी। आप इस डेटा को एनालाइज जरूर करिएगा, कभी कभी ऐसे एनालिसिस पे, ऐसे चार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, तो उसके पहले एक लाइन पढ़ते हैं। इन मोर देन 20 स्टेट्स द शेयर ऑफ यंग पर्सन विद हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। 20 स्टेट्स में ऐसा हो रहा है। तो ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब है, सो फार आई अंडरस्टूड, अगर वो जेनेटिक नहीं है तो। अच्छा, दूसरा आर्टिकल है हमारा, रेबेका रोज ने लिखा है इसको, नहीं सॉरी डेटा ही है, माय मिस्टेक। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, कैन फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप कैंपसेस इन इंडिया नाउ। सो जो भी बात हो रही है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में जगह मिलेगी, इस आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि आपने अगर उनको ऑटोनोमी दे दी कि आप फीस अपने हिसाब से चुनिए, आप रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप से बनाइए, तो क्या वो सही होगा? क्योंकि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को देश में लेके आ रहे हैं जो टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स में है, तो यूजीसी ने जो इसको अलाउ किया, अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या हमारे देश की यूनिवर्सिटीज के लिए वो सही होगा? या जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए कैसे होगा? वो लोग बाहर इतनी बड़ी फी देके पढ़ने जाते हैं और आप कह रहे हैं कि रिजनेबल फी यहाँ लगा करके आप पढ़ा सकते हैं, तो वो कैसा है, वो कितना फायदेमंद होगा? However, such universities and colleges cannot offer any such program of study which jeopardize the national interest of India or the standard of higher education in India. They will also be allowed cross-border movement of fund. तो ये काफी चीजें आर्टिकल उठा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे आपने जो अलाउ कर दिया उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? क्या आपने सोचा कि हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा? कितने कॉलेजेस हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, कितने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर एजुकेशन देंगे और उनकी फी कितनी होगी? क्योंकि अगर आप उनके ऊपर डाल देंगे कि आप रीजनेबल फी लीजिए, तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो फी कुछ भी लगा सकते हैं, और क्या हम उसे अफोर्ड कर पाएंगे? एक सवाल है। उसके बाद वो कह रहे हैं, if foreign institutes want to hire foreign faculty to offer student a differential, where will get them from? अगर वो बाहर के इंस्टीट्यूट फैकल्टी को यहाँ लेकर के आते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? फी पे इम्पैक्ट तो आएगा, और क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होगा? Secondly, while India wants to be a global destination for higher education, what about the infrastructure needed to be support that ambition? हम जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे पाएंगे कि नहीं? अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो हमारा इंफ्रा क्या है? Thirdly, those Indians who have aspiration to go abroad to live there will still continue to do so. जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, वो कर पाएंगे क्या उसके बाद भी? Which means we have to look at those who want a foreign education within the country at a reduced cost, and we will need to provide that keeping in mind their paying capacity. तो ये सारी चीजें आर्टिकल उठा रहा है कि वो अभी तक क्या होता है कि हमारे देश के बच्चे बाहर जाते हैं, हाई फी देते हैं, वहां पे सेटल होते हैं, वो बाहर रहना चाहते हैं, पर अब जब वही कोर्स हमारे देश में कम प्राइस में मिलेगा, कम फी में मिलेगा, तब वो क्या करेंगे? इसके बारे में क्या कोई टाइमलाइन है? खैर अभी ये ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं हुआ है, देखेंगे क्या होगा। एनईपी कहता है, ये आर्टिकल समझा रहा है कि एनईपी कहता है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को विश्व में विल बी फैसिलिटेटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। उनको इंडिया में काम करने के लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क दिया जाएगा।
ठीक है, अच्छी बात है। बट जो हमारे फुकरान कमाल है, जो फॉर्मर एडवाइजर है एजुकेशन इन द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन में, वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों के बजाय हमें अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहिए। वो कह रहे हैं द लार्जर गोल ऑफ द एनईपी इज टू टेक द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि लोग ज्यादा से ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए पढ़ने के लिए और 50% हो जाए, कब तक? 2035 तक, फ्रॉम द करंट 27। अभी जो हमारा जीईआर है 27% है, और इसको करना चाहिए हमको 2035 तक 50%। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तो ठीक है जो आप करना चाह रहे हैं, इसको अभी फाइनल अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारा मेन टारगेट होना चाहिए जीईआर को बढ़ाना। और हमारे हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री और मेंस के पर्पज से। ठीक है, नाउ इस आर्टिकल पे जो बेसिक चीज हमको समझनी है कि जीईआर बढ़ाना चाहिए। जो ड्राफ्ट पॉलिसी क्या कहती है, जो अभी हमने लास्ट आर्टिकल में कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, उसको आप रेफर कर लीजिएगा। और अभी इसको डिटेल में समझाने के लिए और अच्छे आर्टिकल लाएंगे, फिर हम इसको और समझेंगे। फिलहाल के लिए समझने वाला इशू क्या है कि क्या फॉरेन प्लेयर्स अब यहाँ पर आएंगे तो उनको फी की कितनी लिबर्टी होगी, क्या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, या जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनका आउटपुट कैसा होगा, ये उन्होंने कुछ सवाल इस आर्टिकल में उठाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो हमारा आर्टिकल, आज का लास्ट आर्टिकल है, वो एआई के ऊपर है, द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जनरेटिव का मतलब है कुछ प्रोड्यूस करना, जो कुछ बनाए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक में शेयर कर दूंगी। उसमें कहने का मतलब है कोई ऐसी इंटेलिजेंस है जो कुछ प्रोड्यूस करती है। While generative artificial intelligence has the potential to enable the efficiency and productivity across multiple industries and applications, it can also create harm and adversely impact society through misuse. So है ही नेचुरल है, अगर कोई सी टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को केटर कर सकती है, एप्लीकेशन बना सकती है, तो वो हमारे सोसाइटी को एडवर्स इफेक्ट भी कर सकती है, ऑफ कोर्स, परपिचुएटिंग बाइसेस, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ध्यान दीजिएगा, एआई को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या ये ह्यूमन पावर को भी या ह्यूमन एनर्जी इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, ये सवाल सबसे पहले उठा था। नाउ जनरेटिव एआई इज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट यूटिलाइज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। तो एआई में इतनी पावर है, तो इलॉन मस्क ने भी कहा था कि एआई जो है वो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये उन्होंने कहा है। तो उसके साथ अगर आप समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सारे काम कर सकता है, तो फिर इंसानों की जरूरत क्या है, ये सबसे बड़ा खतरा है। विद द एडवेंट ऑफ एडवांस्ड मशीन लर्निंग capabilities like large language models, neural translation, information understanding, and reinforcement learning, it is now possible to generate new and creative short and long-term content, synthetic media, and even deep fakes. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। With simple text also known as prompts. So ये सब कुछ कर सकता है, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, लैंग्वेज, न्यूरल ट्रांसलेशन, सब कुछ कर सकता है। एक रोबोट वाली टेक्नोलॉजी है। तो अगर एक रोबोट की टेक्नोलॉजी हमें क्या रिप्लेस कर सकती है, क्या वो हमारे हमारी जगह ले सकती है, ये एक क्वेश्चन है इस आर्टिकल का। ना एआई इनोवेशंस को बहुत सारी कंपनीज ने रिकॉग्नाइज किया है, माइक्रोसॉफ्ट इसको रिकॉग्नाइज कर चुका है। इवन देन उन्होंने बैंगलोर के यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में बहुत सारा फाइनेंस भी लगाया है, और एआई के लिए उनको काम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में पिचाई आए थे, उन्होंने इसको बहुत हाईलाइट किया। उस समय मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया था, उसमें सब कुछ मेंशन किया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि एआई आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर के आएगा। इवन गूगल और फेसबुक भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ अभी कुछ हाल के सालों में कुछ इन्वेस्टमेंट हुए हैं जीएएन पे, जिसे कहते हैं जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इन टर्म्स को याद रखिएगा, एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जीपीटी जो अभी न्यूज में भी था, चैट जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है। एंड इमेज जनरेशन टू एक्सपेरिमेंट एंड इन सम केसेस क्रिएट कमर्शियल ऑफरिंग्स लाइक डॉल ई फॉर इमेज जनरेशन एंड चैट जीपीटी फॉर टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, चैट जीपीटी फॉर टेक्स्ट जनरेशन, जो आप बोलेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द चैट जीपीटी कैन राइट ब्लॉग्स, कंप्यूटर कोड एंड मार्केटिंग कॉपीज एंड इवन जनरेट रिजल्ट्स फॉर सच क्वेरीज। तो एआई जब इतना कुछ काम कर रहा है, तो हमारे लिए क्या एक थ्रेट है? इस क्वेश्चन को आप मेंस में रेफर कर लीजिए। मेंस में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि एआई क्या है और ये कैसे हमारे लिए नुकसानदायक और फायदेमंद है।
ठीक है। सो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पॉज लेंगे आज के लिए। जनरेटिव एआई इज अ टिपिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू ओरिजिनल कंटेंट और डेटा यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. It can be used to generate text, images, music, or other types of media. Generative AI works by training a model on a largest data set and then using that model to generate new previously unseen content that is similar to the training data. अब ध्यान दीजिए, जैसा कोड करेंगे वैसा वो बना करके देगा और कुछ ऐसा देगा जैसे पहले बन चुका है और कोई इंसान बना सकता है. This can be done through techniques such as neural machine translation, image generation, music generation. AI has the potential to revolutionize many industries by automating the creation of content and enabling the generation of new ideas and concepts. ठीक है, इसको इस पैराग्राफ को रेफर करिएगा अपने नोट्स मेकिंग में. ये आप पूरा एज इज लिख सकते हैं एआई के बारे में. अब कुछ कंसर्न है उसको जरा हम एक पैराग्राफ में समझ लेते हैं. Overall, generative AI has a potential to enable efficiency and productivity across multiple industries and application at scale. ठीक है, समझ में आ गया. However, if not designed and developed responsibly with appropriate safeguards, generative AI can create harm and adversely impact society through misuse, perpetuating biases, exclusion and discrimination. हमने deepfakes के बारे में पढ़ा था. डीप फेक्स में भी ये चीज यूज होती है. अगर मैं बोलूं कि आपने कोई स्टेटमेंट आज तक बोला ही नहीं और आपकी फोटो लगा के बुलवाया जाए तो वो एआई कर सकता है. जो आपने कभी कहा नहीं आपकी आवाज में उसको क्रिएट कर सकता है, तो उसको कहते हैं डीप फेक्स. ठीक है, आपकी फोटो आपने कभी वो पिक्चर क्लिक नहीं कराई लेकिन आपका चेहरा लगा के पिक्चर चल रही है सोशल मीडिया पे, वो होता है डीप फेक्स से. सो एआई कुछ भी कर सकता है. अभी तक की कहानी ये है. तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानकारक है, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है. आप इसको जरूर रेफर करिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं और कभी-कभी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके प्री में भी आते हैं, जिसमें चैट जीपीटी बहुत दिन से न्यूज में है, ये आपके प्री में भी आ सकता है. तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल, और बाकी और अच्छे आर्टिकल्स और काफी इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ मैं आपसे मिलूंगी डीएनए में कुछ समय बाद. और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा या लग रहे हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.